नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको बताए थे कि हमारे रहने वाले हैं कुछ, कौन से टॉपिक स्पेशल, इसमें साइबर क्राइम हम कर रहे थे। और साइबर क्राइम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन ढंग से करना है। पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा सा रिव्यू करके इसमें थोड़ा सा मटेरियल और भी डाला है। क्या किया है, थोड़ा सा मटेरियल बेटा मैंने इसमें कुछ और भी डाला है जहां से सवाल बनने की और संभावना हो सकती है। कुछ और एक्सप्लोर करके तो वो भी हम करते चलेंगे। ठीक है, कल क्लास अगर आपको क्लियर थी तो एक बार थम्स अप करेंगे। तो कल वाली चीजों का रिवीजन थोड़ा फास्ट हम करेंगे और जो आज नए सिरे से पढ़ रहे हैं उसको आराम आराम से पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने कल पढ़ा था कि साइबर स्पेस क्या है। तो एक आभासी या डिजिटल वातावरण है जो कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह के माध्यम से बनता है, उसे हम कहते हैं साइबर स्पेस। फिर हमने पढ़ा था बेटा कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो हमने बताया था कि पूरी ग्लोबल रीच है, यानी पूरे विश्व में पहुंच सकता है। ये आभासी दुनिया है, कहीं भौतिक नहीं है। आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसे दिल्ली एक जगह एग्जिस्ट करती है, वैसे ही ये वाली जो दुनिया है कहीं पे एग्जिस्ट तो नहीं करती है बेटा। संचार और साझाकरण, इसके माध्यम से हम जानकारी साझा कर सकते हैं और जानकारी का कम्युनिकेशन यानी संचार कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मतलब इसका कहने का मतलब है हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम भी हम कर सकते हैं। फिर व्यवसाय में भी हम इसे यूज कर सकते हैं साइबर स्पेस को, यानी साइबर स्पेस, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सब का यूज हम व्यापार में भी कर सकते हैं। कल हमने इसके उदाहरण भी पढ़े थे। बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी किसके माध्यम से चलते हैं, आजकल साइबर स्पेस के माध्यम से ही चलते हैं। ठीक है, चलिए साइबर स्पेस के खतरे के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, साइबर अपराध जो है, साइबर अपराध क्या है, मैंने बताया था कि कंप्यूटर ये नेटवर्क या इंटरनेट का जो प्रयोग करके अपराध होते हैं उसको हम साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, साइबर अपराध की श्रेणी में मेरे शेरों रखते हैं। और फिर मैंने बताया था आपको प्रकार, जैसे हैकिंग साइबर का ही एक प्रकार है। और हैकिंग में किसी कंप्यूटर तक अनऑथराइज तरीके से, यानी अनअधिकृत तरीके से हम पहुंचते हैं। एक तो होता है अधिकृत, जहां पे आपका जाना अलाउड हो, और एक होता है अनधिकृत यानी अनऑथराइज, जहां आपकी जाने की वो नहीं है बेटा। दूसरा मैंने बताया था फिशिंग। भाई संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए जब हम नकली ईमेल वगैरह भेजते हैं या वेबसाइट का यूज करते हैं। फिर मैंने मेलवेयर बताया था, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले या डेटा चोरी करने के लिए डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर हैं। ये कल हमने पढ़ा। फिर मैंने साइबर बुलिंग पढ़ाया आपको कि जब ऑनलाइन उत्पीड़न किया जाता है किसी का, उत्पीड़न यानी किसी को परेशान किया जाता है ऑनलाइन, तो ध्यान रखना है, या धमकी दी जाती है तो उसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। फिर हमने ऑनलाइन धोखाधड़ी भी पढ़ी थी बेटा। फिर हमने पढ़ा था साइबर अपराध में ही पहचान की चोरी भी आती है, यानी किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना और फिर उसका यूज करना कहीं पे, तो ये भी क्या है, पहचान की चोरी, यानी थेफ्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी क्या है, एक साइबर अपराध है। ठीक है बेटा, चलिए फिर मैंने रैंसमवेयर बताया था। रैंसम वर्ड का मैंने बताया था आपको, फिरौती मांगना, फिरौती मांगना बेटा। तो रैंसमवेयर ये होता है, ये भी एक प्रकार का साइबर अपराध है। डेटा चोरी भी, ऑनलाइन उत्पीड़न भी बेटा, यानी किसी को परेशान या धमकी देना। और साइबर स्टॉकिंग यानी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किसी का पीछा करना, ये भी एक अपराध है। अब ये मैंने कल आपको नहीं पढ़ाया था, ये मैंने आपको कल नहीं पढ़ाया था। देखो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें हम एमसीक्यू के माध्यम से ही पढ़ेंगे, वो वहीं से ज्यादा अच्छी याद होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये 7-8 टॉपिक जो मैं स्पेशल वाले मैं करवाऊंगा, इनके लिए मैं अलग से चाहे एक मैराथन लेके आऊं, चाहे 500 क्वेश्चन लेके आऊं, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। कोई शायद सवाल इसमें नहीं बचेगा।
तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो कुछ अगर इसमें रह जाता है, मान लो आपको लगे वो रह गया, तो वो मतलब मैंने क्वेश्चन के लिए रखा है। इन दोनों को जोड़ के आपकी एक कंप्लीट क्लास मानी जाएगी। वैसे मैंने मैक्सिमम चीजें रखी हैं, मतलब 100 में से 99 चीजें बिल्कुल हैं, पर मुझे लगा एक चीज एमसीक्यू में ज्यादा अच्छे से हो सकती है, तो वो एमसीक्यू में रख लेंगे। देखिए, वित्तीय साइबर अपराध, हम साइबर अपराध के ही चीजें पढ़ रहे हैं, तो साइबर अपराध में बेटा एक वित्तीय वाला भी होता है। वित्तीय जानते हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। अब जैसे स्टॉकिंग था, किसी का पीछा करना, उसमें पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है। उसमें पैसा इन्वॉल्व है? उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। साइबर बुलिंग है, उसमें तो पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो याद रखना, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो खास तौर पे, उसको हम साइबर अपराध तो कहेंगे ही, पर वो पैसे से संबंधित साइबर अपराध कहेंगे, यानी फाइनेंशियल साइबर क्राइम कहेंगे बेटा। तो देखो, एक तो है विशिंग, जैसे फिशिंग होती है ना, फिशिंग फिशिंग वैसे ही विशिंग होता है, जब हम कॉल वगैरह करके किसी का पागल बनाते हैं। फिशिंग में हम क्या कर रहे थे? फिशिंग में हम ईमेल वगैरह भेज रहे थे, मछली को क्या डाल रहे थे? मछली पे जाल डाल रहे थे। जाल यहां भी डाल रहे हैं, लेकिन अपनी आवाज से डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं बेटा? अपनी आवाज से डाल रहे हैं, तो ये विशिंग हो जाएगा। ठीक है, तो फोन कॉल के माध्यम से जो की जाए उसे विशिंग बोलते हैं। इसको वॉइस फिशिंग का नाम भी दे देते हैं हम लोग। ठीक है, वॉइस फिशिंग। और अपराधी खुद को क्या कह देंगे? बैंक अधिकारी। आपको कभी कभी फोन आता होगा, एक फोन आया मुझे 4 साल 5 साल पहले, लगभग 4 साल 5 साल पहले, कि जी हमारा ना आपकी जो डेबिट कार्ड है वो बंद हो जाएगा आज ही। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले लूंगा। वो बोले नहीं नहीं, आपका खाता भी बंद हो सकता है अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराई। मैंने कहा भैया, मैं नौकरी करता हूं, मेरी हर महीने 1.5-2 लाख रुपए सैलरी आती है तुम्हारे अकाउंट में, तुम उस पैसे का यूज भी करते हो, तो मुझे तुम्हारी कम जरूरत है और तुम्हें मेरी ज्यादा जरूरत है। तुम्हें ज्यादा जरूरत है, मुझे तुम्हारी कम जरूरत है, तो तुम्हें अगर बंद करना है तो कर दो मेरा अकाउंट, मैं लेकिन तुम्हें फोन पे कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो मतलब कि भाई, सीधे कभी कभी हम ओटीपी बता देते हैं, कभी पिन बता देते हैं, तो वो सब जो है, जब वॉइस कॉल के माध्यम से कोई आपसे पूछता है, तो उसे हम बोलते हैं विशिंग। कौन सी? विशिंग बोलते हैं बेटा। चलिए, स्मिशिंग ध्यान रखिए। स्मिशिंग, इसको हम एसएमएस फिशिंग बोलते हैं। इसमें देखो है भी ये स्मिशिंग, याद रखना है। स्मिशिंग बेटा याद रखना है, तो वो हो गया। दूसरा है स्मिशिंग। स्मिशिंग यानी कि एसएमएस या टेक्स्ट मैसेज के जरिए की जाती है, और फिशिंग मैंने बताया था ईमेल या नकली वेबसाइट के थ्रू। फिशिंग ईमेल या नकली वेबसाइट के माध्यम से, नकली वेबसाइट। तो ये 3 चीजें किस में आ रही हैं? ये तीनों चीजें आपको किस में दिख रही हैं बेटा? वित्तीय साइबर अपराध में दिख रही हैं। किसमें मेरे शेरों? वित्तीय साइबर अपराध में दिख रही हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखना है। तो विशिंग, स्मिशिंग, सलामी अटैक होता है एक। अब सलामी अटैक क्या है? देखो, यह भी वित्तीय अपराध है। सलामी अटैक यह है कि जैसे करोड़ों बैंक खाते हैं, उसमें से 30 पैसे, 50 पैसे, 70 पैसे काट लेना। अब आपने कभी अकाउंट में अपने पैसे भी देखे हैं क्या? पैसे नहीं देखता आदमी, देखता है कितने रुपए हैं। पैसे कौन देखता है? पर अगर 1 करोड़ खातों में से उसने 75 पैसे भी निकाल लिए, तो कितने पैसे बैठते हैं? 75 लाख बैठते हैं बेटा। 75 लाख बैठते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा। सवाल कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, इसमें कौन सी धारा लगती है? जो आपका सिलेबस है बेटा, आपको वही करना है। आपका सिलेबस है, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस के हिसाब से है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको कितनी भी जानकारी लेनी है तो इंटरनेट पे सारी अवेलेबल है। आप चाहो तो 10 दिन केवल साइबर अपराध ही पढ़ सकते हो। साइबर अपराध एक इतना वास्ट टॉपिक है, तो फिलहाल मेरा जो इरादा है वह इस तरह से पढ़ाने का है कि आपके एग्जाम में कोई भी चीज रह ना जाए आपसे, यानी आप अपने एग्जाम में सवाल करके आ जाओ।
बाकी आपको बहुत नॉलेज बढ़ानी है तो आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो। यूट्यूब पे 10, 20, 30 कोई भी वीडियो देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो फिलहाल हम केवल उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सलामी अटैक है, शातिर अपराध है जिसमें अपराधी हर बैंक खाते से बहुत छोटी सी रकम निकाल लेता है जिसका पता भी नहीं चलता। तो ये तीनों वित्तीय अपराध हैं। अब आपसे पूछे अगर इनमें से कौन वित्तीय साइबर अपराध है? नंबर 1 विशिंग, नंबर 2 स्मिशिंग, नंबर 3 सलामी अटैक, नंबर 4 साइबर बुलिंग। या नंबर 4 साइबर बुलिंग की जगह कुछ और भी दे सकता है, जैसे कि स्टॉकिंग, जैसे कि स्टॉकिंग, ठीक है। तो याद रखना है। चलिए, डिवाइस सिस्टम पर हमले अब तक तो हो गए थे कौन से? साइबर हम अपराध देख रहे हैं, साइबर अपराध कुछ हमने कल पढ़े, कुछ मैं आज एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जो साइबर हमले हैं वो वित्तीय प्रकार के भी हैं, सब वो साइबर हमले, पर वो वित्तीय प्रकार के थे। और ये है डिवाइस सिस्टम पर हमला। तो एक तो रैंसमवेयर हम कल भी पढ़ चुके हैं, रैंसम कि भैया फाइलों को लॉक कर देगा आपकी को, ये हम कल पढ़ चुके हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि आपकी फाइलों को लॉक कर देगा और फिर उसे अनलॉक करने के लिए आपसे फिरौती मांगी जाएगी, उसको बोलते हैं हम रैंसमवेयर। पहला हो गया। बॉटनेट हमारे लिए नया है। हैकर क्या करता है बेटा? वायरस भेजकर कई सारे कंप्यूटरों को अपने कब्जे में लेता है और उनका एक जाल बना लेता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं बेटा? इस स्थिति को हम कहते हैं बॉटनेट। तीसरा डीडोस अटैक, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। जैसे इतना नकली ट्रैफिक भेज दिया किसी वेबसाइट पे कि उसका सर्वर ही बैठ जाए, और याद करना है उसकी साइट पर कोई आदमी पहुंच ही ना सके। जैसे ये मान लो अभी तो आप देखते हो कि फॉर्म भरा है तो भाई वेबसाइट हो जाती है ना, वेबसाइट क्या हो जाती है? बिल्कुल बैठ जाती है, ठप हो जाती है, काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उसका यूज करते हैं। पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, बस नकली ट्रैफिक उस पर भेज दिया जाता है जिससे उस वेबसाइट को लगे कि भाई मुझे तो बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये बेटा कि वो वेबसाइट काम नहीं करेगी, जैसे बच्चों के फॉर्म नहीं भरे जाते कई बार। तो अगर कोई बैंक की वेबसाइट को ऐसे बिठा दे तो भैया बैंक से और फिर पैसे मांग ले तो पैसे देगा बैंक? नहीं देगा, कहेगा जी हाँ मेरी वेबसाइट को चलने दो, ले लो बेशक 2-4 करोड़ रुपए। तो याद रखना है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में नकली ट्रैफिक भेजा जाता है वेबसाइट पर, और बेटा उससे जुड़ी हुई ऑनलाइन सेवाएं फिर उपलब्ध नहीं रहती हैं। ये भी क्या है? तो ये भी साइबर हमले का ही प्रकार है। ये भी क्या है? साइबर हमले को अगर हम कैटेगरी में बांटें तो हमने वित्तीय अलग देख लिए, अब जो डिवाइस सिस्टम पर हमले होते हैं वो हमने अलग देख लिए। हालांकि ये सब हैं साइबर हमले ही, आएंगे उसी कैटेगरी में ही। जूस जैकिंग क्या होती है? सीधे पूछा जाएगा आपसे, इनकी परिभाषा भी पूछी जाएगी कि जूस जैकिंग क्या होती है। बेटा जूस जैकिंग क्या होती है आपको बताना है, बता सकते हो जूस जैकिंग क्या है? हम आ रहे हैं जूस जैकिंग पे। हम कहा गए? जूस जैकिंग। जूस जैकिंग क्या है बेटा बताओ? जूस जैकिंग का मतलब है जो सार्वजनिक स्थान है जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, उन पे चार्जिंग पोर्ट लगे हुए हैं। चार्जिंग यानी आपका अगर मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो आजकल हम देखते हैं ना कहीं भी, अरे यहां पे है तो चलो चार्ज कर लेते हैं। तो याद रखना है कि जैसे ही हम चार्जिंग पोर्ट लगाएंगे तो भैया वो आपके मोबाइल का डेटा कॉपी कर लेंगे। आपने कभी ना देखा हो ना, तो आप अपने फोन को लैपटॉप से चार्ज करना और फिर आप अपने फोन को देखोगे, आप सारी फाइलें आपके लैपटॉप में खुल जाती हैं आपके फोन की।
सारी की सारी फाइलें। तो जूस जैकिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आपको जो सार्वजनिक स्थानों पर जो लगे हुए यूएसबी चार्जिंग पोर्ट हैं उनके जरिए आपके मोबाइल से डेटा चुराना, और अपराधी चार्जिंग केबल के जरिए डेटा कॉपी कर लेते हैं। अपराधी क्या कर लेते हैं, तो भैया चार्जिंग पोर्ट के जरिए ये क्या करते हैं, मोबाइल से डेटा चुराते हैं, और इसको जूस जैकिंग कहा जाता है। तो जूस जैकिंग किसे कहते हैं ये पूछा जाएगा। डीडीओएस अटैक किसे कहते हैं, तो नकली ट्रैफिक भेज देना किसी वेबसाइट पे, उसे डीडीओएस कहते हैं। पूछा जाएगा रैनसमवेयर क्या है, तो बेटा एक ऐसा वायरस जो कंप्यूटर को लॉक कर दे उसकी फाइलों को, और अनलॉक करने के फिर पैसे मांगते हैं। और बेटा बॉटनेट क्या है, तो ध्यान रखना है कि भैया हैक कर देता है पहले तो कंप्यूटर को, बहुत सारे कंप्यूटरों को, और उनका फिर जाल बना देता है, उनका जाल बना देता है बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब व्यक्ति विशेष के विरुद्ध हमने इन अपराधों को ना जो कल पढ़े थे उनमें एक दो जोड़ के उनकी कैटेगरी और बना दी है। ये सारे साइबर अपराध हैं। अगर कोई पूछे इनमें से कौन सा साइबर अपराध है, तो वहां स्मिशिंग भी आएगा, वहां फिशिंग भी आएगा बेटा, वहां विशिंग भी आएगा, वहां पे डीडीओएस भी आएगा, वहां पे डीडीओएस अटैक भी आएगा, वहां रैनसमवेयर भी आएगा। पर अगर पूछे जूस जैकिंग भी आएगा कि इनकी कैटेगरी क्या है, तो कुछ तो सिस्टम के खिलाफ है, कुछ पैसे से संबंधित हैं, और ये व्यक्ति से संबंधित हैं। जैसे साइबर स्टॉकिंग बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कि भैया कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके किसी व्यक्ति का पीछा करना, वो जहां भी प्लेटफॉर्म पे जाए वहीं उसे धमकाना, उसकी बदनामी करना, उसके बारे में उल्टा सीधा लिख देना, तो वो सब क्या है, साइबर स्टॉकिंग है, व्यक्ति के विरुद्ध है। ये कुल मिला के सारे साइबर अपराध हैं। साइबर बुलिंग वही है बेटा, धमकाना, कंप्यूटर का यूज करके धमकाना। ठीक है, ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में बेटा क्या होता है, खुद को पुलिस क्या सीबीआई का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं। मान लो देखो हर आदमी आज गलती करता है, कोई छोटी मोटी गलती हर आदमी जिंदगी में करता है। तो जो ऐसे पैसे वाले लोग हैं ना, मान लो किसी डॉक्टर ने बहुत सारा पैसा बनाया हुआ है, तो ऐसे लोगों को ये वीडियो कॉल करते हैं और इन पे कोई आरोप लगाते हैं। अब क्योंकि ये खुद इन्होंने कोई गलती कर रखी होती है, तो चाहे वो आरोप दूसरा लगाए, लेकिन उसे डर तो है कि हाँ भाई गलती तो मैंने कर रखी है कोई। तो याद रखना है, आरोप लगाते हैं कि जी तुम्हारे नाम पे ड्रग्स का पार्सल लगा है, तुम्हारे नाम से इतना ट्रांजैक्शन आया है गलत, तुमने इतनी ज्यादा घोटाला किया हुआ है, ये सब बता के बेटा और घर में ही बैठाए रखते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब है ये स्क्रीन है, इसके आगे ही रखेंगे आपको कि यहीं रहना है तुम्हें, और जल्दी से इधर उधर मत जाना, तुमसे सवाल पूछे जाएंगे, और अगर तुम्हें बचना है तो जल्दी से इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो। और क्योंकि इस चीज में आदमी कुछ ना कुछ ज्यादातर गलती करे हुए बैठे होता है, इसलिए वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता। और जाए भी कैसे, क्योंकि ये भी खुद अपने आप को कुल पुलिस ही बता रहे हैं। अगर इसमें ऐसा कोई आदमी होता, किसान है, जैसे किसान को करके दिखाओ डिजिटल अरेस्ट, एक किसान से बोलो कि जी तुमने ये किया है, वो कह रहा तू जा गांव में जो तुझे करना कर लियो। पर जिसने कोई गलती कर रखी है वो ऐसे नहीं कह पाता, उसे कहा जाता है 2 करोड़ रुपए दो, तो वो चुपचाप 2.25 करोड़ दे देता है। तो डिजिटल अरेस्ट भी क्या है बेटा, ध्यान रखना है। तो डिजिटल अरेस्ट जो है वो क्या है, आपको याद रखना है। साइबर स्टॉकिंग तो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध होता है, याद रखना है, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग और डिजिटल अरेस्ट। और इनका आपको पता भी होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट का क्या मतलब है, साइबर बुलिंग का मतलब है ऑनलाइन धमकाना, और ऑनलाइन किसी का पीछा करना होता है साइबर स्टॉकिंग। इन सब की परिभाषाएं भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ही सवाल बन के आते हैं। चलिए, फिर डेटा डेडलिंग है। डेटा डेडलिंग क्या है, जैसे मेरिट बन रही है किसी चीज की, मेरिट, और कंप्यूटर का यूज करके अपने किसी रिश्तेदार का ऊपर कर दिया नाम,
50 लोग हैं, कहीं सेलेक्ट हो गए 50 लोग, एक आदमी की 50वीं रैंक है, उसको दूसरी रैंक पे कर दिया। तो ये होता है डेटा डिडलिंग बेटा, ताकि कुछ गलत तरीके से किसी को लाभ पहुंचाया जा सके, इसको बोलते हैं डेटा डिडलिंग। और ये भी क्या है, ये भी बेटा साइबर अपराध की ही कैटेगरी है, जो व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध में आता है। अब हम कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर वायरस मैंने कल बताया था नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कंप्यूटर वायरस क्या है, नुकसान पहुंचाने के लिए। फिर मैंने बताया था मेलवेयर। मेलवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर, कल मैंने पढ़ाया था ये, जो क्या करते हैं बेटा, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। और मेलवेयर की ये कैटेगरी है, ये हेडिंग है मेलवेयर, यानी ऐसे बेटा वायरस जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको बोलते हैं मेलवेयर। और मेलवेयर में आती हैं कई कैटेगरी, जैसे मेलवेयर की एक कैटेगरी वायरस है, तो वायरस किसका प्रकार है, मेलवेयर का। वॉर्म किसका प्रकार है, मेलवेयर का। ठीक है बेटा। तीसरे नंबर पे ट्रोजन हॉर्स किसका प्रकार है, मेलवेयर का। और स्पाईवेयर किसका प्रकार है, ये भी मेलवेयर का। मतलब बेकार वाले जो सॉफ्टवेयर हैं ये उनके प्रकार हैं, कल भी हमने पढ़ा था। फिर हमने स्पाईवेयर के भी प्रकार देखे, स्पाईवेयर के भी हमने देखे, तो ध्यान रखना है मेलवेयर के देखे कि बेकार सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है। और स्पाईवेयर के प्रकार हमने देखे कितने तरह का हो सकता है। तो जब आपकी कोई कीबोर्ड जो है उसकी सारी की सारी जो की जो भी आप लिख रहे हो उसे चोरी करे, उसको कीलॉगर कह देते हैं। स्क्रीन स्क्रैपर, जो पूरा आपका स्क्रीन जो शॉट है उसी की चोरी करके भेजता रहे, उसको स्क्रीन स्क्रैपर कहते हैं। ट्रैकिंग कुकीज और बेटा एडवेयर, जो आप जो भी सर्च कर रहे हो उस जानकारी को एकत्र करता रहे, वो ट्रैकिंग कुकीज है। और एक एडवेयर है जो आपको अनचाहे एड दिखाता रहे। ये क्या है, ये स्पाईवेयर के प्रकार हैं बेटा। ठीक है, चलिए उधर रैंसमवेयर हमने पढ़ा था। ठीक है, रैंसमवेयर क्या होता है कि भाई डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी लॉक कर देता है, उसे खोलने के लिए क्या कहता है बेटा, पैसे की मांग करता है। फिर हमने रूटकिट, अपने आप को सिस्टम से छिपाता है ये, और हमलावर को सिस्टम तक पहुंच प्रदान कर देता है, ये भी हमने पढ़ा, ये भी हमने पढ़ा है कल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा मैं बताऊंगा। देखो कल के में ही थोड़ा मैंने जोड़ा है, मैं कल का ही पढ़ा रहा हूं। जिस बच्चे ने सीधे आज की क्लास ली है वो पहले कल की ले लेना, मैं बता रहा हूं पहले ही, क्योंकि जो भी इस तरह का टॉपिक है, पुरस्कार आप कहीं से भी शुरू करोगे आपकी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही नया पुरस्कार शुरू होगा पुराना खत्म। पर ये टॉपिक कल से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं इसमें तो कल वाली चीजों में जोड़ के ही करिए। चलिए, तो हमले की महत्वपूर्ण तकनीक स्पूफिंग, मतलब हमला किया कैसे जाता है। अब तक तो हम देखे थे साइबर हमले क्या हैं, कितने तरह के हैं, कौन सा व्यक्तिगत हमले में आता है, कौन सा सिस्टम पर हमले में आता है, और कौन सा आता है बेटा किस पर, वित्तीय हमले में आता है। वित्तीय, लेकिन हमले किस किस तरीके से किए जाते हैं, तो एक हमले का तरीका है स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है बेटा, ऐसी तकनीक जिसमें एक हमलावर किसी वैध या भरोसेमंद स्रोत, जैसे कोई व्यक्ति हो, डिवाइस हो या नेटवर्क हो, ऐसा होने का दिखावा करता है, ताकि वो किसी का विश्वास जीत सके और डेटा चुरा सके। स्पूफिंग होती है वो, यानी कि हम आपको दिखाएंगे कि हम आपसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, हम आपके बहुत ज्यादा क्या है बेटा, बहुत शुभ चिंतक हैं, हम आपको खुद को अच्छा प्रेजेंट करके दिखाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपसे चीजों को चुरा लेंगे। हम क्या कर लेंगे, चुरा लेंगे। तो ये हमले की महत्वपूर्ण तकनीक है स्पूफिंग। स्निफिंग क्या है बेटा, जैसे डेटा बह रहा है, डेटा स्निफ माने होता है सूंघना, तो जो डेटा बह रहा है मान लो यहां, और यहीं पे कहीं पे बेटा, जैसे ये नेटवर्क पे बह रहा है, यहीं से कहीं से इसको सूंघ लेना या पढ़ लेना, यानी यहां से ये जो डेटा जहां जहां जा रहा है, जहां जहां ये नेटवर्क जा रहा है, नेटवर्क के माध्यम से डेटा भी जा रहा है। आपका एक डेटा दूसरी जगह से कैसे पहुंचता है, नेटवर्क के माध्यम से, तो वहीं बीच में कहीं पे उसे सूंघ लेना या पढ़ लेना, तो ध्यान रखना है वो क्या होता है, स्निफिंग होता है। ठीक है, तो हम किसके प्रकार पढ़ रहे हैं कि हमला कैसे कैसे किया जाता है। एक तो स्पूफिंग तरीके से किया जाता है,
एक स्नीफिंग तरीके से। एक जीरो डे अटैक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना, वो सॉफ्टवेयर बन के उसमें कोई ना कोई कमी आ गई। अब वो कंपनी जो है, यानी अभी वो चला भी नहीं है अच्छे से, उसके बारे में पता भी नहीं चला। हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और हम उसे शुरू कर रहे हैं, इतने में ही किसी ने उसकी कमी पता कर ली, यानी उसे चले हुए एक तरह से जीरो डे ही हुआ है। तो बेटा उसी का कमी का फायदा उठा लिया। हमें अब उसकी कमी पता चले इससे पहले ही उस चोर ने फायदा उठा लिया। तो इसको कहते हैं जीरो डे अटैक। और ये रटना पड़ेगा कि जीरो डे अटैक क्या है, कि जब किसी सॉफ्टवेयर में कोई कमी हो और कंपनी को उसके बारे में पता चलने से पहले ही हैकर उसका फायदा उठा ले, उसे बोलते हैं जीरो डे अटैक। जब नेटवर्क पर बह रहा डेटा बीच में ही चुरा लिया जाता है, सूंघ लिया जाता है, पढ़ लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्निफिंग। ये बार बार पढ़ना है आपको। स्पूफिंग क्या है? जब हम बहुत बढ़िया दिखाते हैं खुद को लेकिन है नहीं, हम डेटा चोरी कर लेंगे बीच में से ही, ठीक है, वो है स्पूफिंग। और लास्ट में बेटा बूट फोर्स अटैक, यानी पासवर्ड तोड़ने का एक तरीका क्या है बेटा? जैसे हर संभव कॉम्बिनेशन आजमाया जाता है। हम कई बार पासवर्ड क्या कर देते हैं? 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले जो आपकी डेटा चोरी करना चाहता है, मान लो आपकी कोई फाइल है, आपका कोई बैंक की डिटेल है, अगर कोई चोरी करना चाहता है ना, तो सबसे पहले वो जो संभावित हल्के हल्के पासवर्ड आप बनाते हो, इन्हीं को अजमाता है वो। तो जब ये अजमाता है ना, इसी को कहते हैं बूट फोर्स अटैक। जैसे ABC, किसी ने ABC कर दिया, किसी ने ABC 1 2 3 1 2 3, किसी ने ABCDE 1 2 3 4 5। तो यानी जब हल्के हल्के जो क्या है, हल्के हल्के जो तरीके जो बेटा पासवर्ड अजमाया जाता है, तो उसे कहते हैं बूट फोर्स अटैक। बूट फोर्स अटैक, बूट फोर्स अटैक। ध्यान रखेंगे। तो ये हमले की महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। क्या है? हमले की महत्वपूर्ण तकनीकें। जब आप पढ़ो ना, तो एक बार केवल वो भी पढ़ा करना, केवल हेडिंग हेडिंग भी पढ़नी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया। वायरस के बारे में हम बात करेंगे। पहले वायरस की फुल फॉर्म हमने कल भी देखी थी कि वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। फिर पूछा जाएगा विश्व का सबसे पहला वायरस, बेटा ध्यान रखना है वो क्रीपर था। और भारत का पहला कंप्यूटर वायरस ब्रेन था। तो भारत का तो ब्रेन है, लेकिन विश्व का कौन सा है? क्रीपर। वर्ष 2000 से अब तक सबसे ज्यादा फैलने वाला वायरस है आई लव यू। और ये सबसे ज्यादा सीधे सीधे पूछे जाने वाले सवाल हैं। फिर बेटा वायरस के स्रोत हमने कल पढ़े थे कि अगर कोई आप पेन ड्राइव वगैरह लगाओगे, यूएसबी लगाओगे, तो उसके साथ आ जाता है वायरस। ये भी हम कल पढ़ चुके हैं। वायरस के स्रोत, जब हम कोई यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव या कोई भी बाहरी डिवाइस लगाते हैं, तो उसके साथ साथ वायरस आ जाता है। सवाल कैसे बनेगा? इनमें से कौन सा तरीका वायरस फैलने में मदद करता है? नंबर 1 यूएसबी ड्राइव। नंबर 2 ईमेल का अटैचमेंट। क्या ये भी मदद करता है? बिल्कुल करता है बेटा। ये सोर्स ऑफ वायरस के तौर पे काम करता है, यानी ईमेल अटैचमेंट के संग संग क्या आ जाता है? वायरस भी आ जाता है। फिर तीसरा, अगर आपने कोई पहले से ही संक्रमित सॉफ्टवेयर, यानी जिसमें वायरस है खुद में, अगर आपने उसे यूज किया, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? ये भी वायरस का स्रोत है। चौथा बेटा, कुछ वेबसाइट क्या ऐसी होती हैं जिनमें वायरस उनके संग संग खुद ही फैलता रहता है? हाँ जी, कुछ ऐसी होती हैं वेबसाइट के आप उन्हें खोलोगे तो अपने आप ही वायरस डाउनलोड हो जाएगा। तो वायरस के ये स्रोत है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये हमने कल 5 देखे थे। और एंटीवायरस का मतलब है जो वायरस से लड़े। एंटीवायरस का मतलब है जो वायरलेस से बेटा लड़े, ठीक है। चलिए, ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर मौजूद गलत चीजें हैं उनका पता लगाता है और उनको हटाता है, उसे हम एंटीवायरस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। याद कैसे होंगे? कल बताया था बेटा। कल की क्लास अगर आप पढ़ेंगी अनुराधा, तो कल मैंने बताया था कि याद हमको चीजें कैसे हो सकती हैं। बहुत महत्वपूर्ण एक नियम हमने कल किया था, उसे आप देखिए। चलिए अब परिणाम देखेंगे बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है।
देखो, साइबर अपराध के परिणाम, पहला तो है वित्तीय नुकसान। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कोई पैसे से संबंधित नुकसान हो सकता है। अगर साइबर हमला हो गया तो क्या हो सकता है? पैसे से संबंधित कोई नुकसान आपको बेटा हो सकता है। कैसे हो सकता है जी? जो आपसे ओटीपी मांग लेते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग लेते हैं, तो सब पैसे से संबंधित ही तो है। या हमने बताया था डिजिटल अरेस्ट, बताते हैं मैं पुलिस वाला हूं और घर सामने वीडियो कॉल चलती रहती है, कहते हैं मुझे 2 करोड़ भेजो वरना थाने की पुलिस अभी तुम्हें पकड़ने आएगी। वहां भी तो पैसे का नुकसान होता है, वहां भी तो पैसे का नुकसान होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, तो ध्यान रखना है बेटा, वित्तीय नुकसान होता है सबसे पहले। यानी साइबर अपराध के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, सवाल बनेगा। उसमें एक ऑप्शन आया, वित्तीय नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, प्रतिष्ठा की क्षति। बेटा आपकी प्रतिष्ठा जो है, रेपुटेशन है, किसी उल्टी सीधी कोई आपकी वीडियो बना दी एआई से और साइबर के तरीके से उसको फैला दिया, यानी वो झूठी वीडियो है, या कोई आपका झूठा फोटो ले लिया एडिट करके, तो आजकल हमारा समाज तो बहरा हो चुका है, अंधा भी हो चुका है। तो वो ये भी नहीं देखेगा कि हाँ ये सही हो सकता है या नहीं हो सकता। वो उस व्यक्ति के बारे में अपनी एक धारणा बना लेगा, हो ये तो गलत आदमी है। हो सकता है उसका वो एडिट किया हुआ फोटो है, हो सकता है वो एडिट किया हुआ वीडियो है, और हो सकता है भाई उस पर कोई ऐसी गलती हो भी गई हो। उसके बाद भी हम तो नहीं जज बनना चाहिए ना हम लोगों को। तो सीधे सीधे साइबर अपराध के तौर पे प्रतिष्ठा की भी क्षति होती है जब ऐसी कोई चीज लीक हो जाती है जो कि एक प्राइवेट चीज थी, तो उसमें क्या होती है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा की भी क्षति होती है, नुकसान होता है। तो दो नुकसान हमने देखे, साइबर अपराध के कारण पैसे का होता है और साथ में रेपुटेशन का भी होता है। तीसरा नंबर, डेटा चोरी। अब आपका भैया बिजनेस से संबंधित डेटा था, वो डेटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस डेटा की चोरी हो गई, जबकि वो डेटा तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, आपके बिजनेस से संबंधित सारे काम उसी में हो रहे थे। तो ये नुकसान भी हो सकता है साइबर अपराध के कारण। भावनात्मक तनाव, जब किसी व्यक्ति के साथ पर्सनल कुछ दिक्कत हो जाती है तो वो कितनी टेंशन हो जाएगी उसे। आपने देखा होगा आजकल छोटी मोटी गलतियां भी हो जाए ना किसी पे, और उसका वो फेसबुक अकाउंट हो, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हो, तो गालियां भर भर के देते हैं लोग। तो क्या आपको नहीं लगता है, आपने देखा होगा कि जी उसने तो कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया, क्या करे वो, क्या करे, आपने मजबूर कर दिया उसे गालियां दे दे के। तो भावनात्मक जो तनाव है, इमोशनल स्ट्रेस जो है, वो भी बेटा साइबर अपराध का कारण हो सकता है। साइबर अपराध के हमने अभी तक के 4 कारण कौन से देखे हैं कि भैया वित्तीय नुकसान हो सकता है, पैसे का, प्रतिष्ठा की क्षति होती है यानी रेपुटेशन का डैमेज हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और बेटा भावनात्मक तनाव यानी इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है किसी साइबर अपराध के कारण। कानूनी परिणाम, हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जाए कि जिसकी वजह से फिर क्या बेटा मुकदमे हो, जुर्माना हो किसी व्यक्ति पे, कुछ ऐसा काम भी हो सकता है साइबर अपराध के कारण। ठीक है, और 6 नंबर पे व्यवसायिक नुकसान बहुत महत्वपूर्ण है किसी बिजनेस के लिए। मान लो किसी बिजनेस की स्थिति थोड़ी सी डावाडोल चल रही थी, ठीक है, कुछ डावाडोल चल रही थी और वो चीज छुपानी थी। आपने देखा होगा ना, जब घर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, घर में कुछ कोई गलती हो जाती है, जब हमारा समय खराब होता है, तो घर वाले कोशिश करते हैं इसको दबा लें यही बात को। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो समाज में जाएगी तो चुटकी तो सब लेंगे, आनंद तो उसमें सब लेंगे, पर मदद करने को कोई नहीं आएगा। तो इसलिए घर वाले कोशिश करते हैं कि इसको चुपचाप छिपा लें जितना हो सकता है, और कोशिश करते हैं कि ये गलत वाला टाइम बस एक बार निकल जाए, दोबारा स्थिति हो जाए। तो हो सकता है कोई बिजनेस डाउन चल रहा हो, वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, उतने में ही वो डेटा लीक कर दिया, उसका तो सबको पता चल गया, तो बिजनेस में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी धूं नीचे आके गिरेगा। तो व्यवसायिक नुकसान भी साइबर अपराध का एक कारण हो सकता है। और सुरक्षा जोखिम भी बेटा ध्यान रखना है कि भैया सुरक्षा जोखिम भी बढ़ जाता है, फिर से हमला हो सकता है, फिर से भी हमला हो सकता है।
अब ये देखो, किसी की कोई हिंदू मुस्लिम पे कमेंट किसी का एआई से बना के और वो डाल दिया, उस आदमी के लिए फिजिकली भी सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई उसे ऐसे उस पे टॉपिक पे उससे कुछ बुलवा दिया कि जो सीधे सीधे जो है उसका एक जो भी धर्म है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा उसके एंटी हो जाएगा। कोई सा भी एक के साइड में बोल देगा, दूसरा जो धर्म है पूरी तरह एंटी हो जाएगा। तो उसकी पर्सनल सुरक्षा फिजिकल वाली भी नुकसान में आएगी, प्लस जो एक बार हो चुका है हमला तो दोबारा भी हमला होने की संभावना ऑनलाइन भी रहती है, तो सुरक्षा का भी जोखिम हो जाता है। यानी जब साइबर अपराध किसी के साथ होता है तो उसकी सिक्योरिटी का भी रिस्क भैया पैदा हो सकता है। क्या हो जाता है? सिक्योरिटी का भी रिस्क। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजें हैं। ये क्लियर हो जाएगा बेटा। डेटा लीक कैसे होता है मैंने कल बता दिया बेटा, कैसे करते हैं। ये आपके यहाँ सॉफ्टवेयर डाल देगा, वो सॉफ्टवेयर चोरी कर करके भेजता रहेगा, स्पाई है वो, जासूस है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 7 एक बार बस हेडिंग पढ़ो जल्दी कि साइबर अपराध के क्या परिणाम हो सकते हैं। हेडिंग पढ़ो, केवल हेडिंग पढ़ो, आगे देखो। चलिए अब हम आएंगे, जब भाई रोकथाम भी तो करनी होगी इसकी, सब चल रहा है ठीक है, पर रोकथाम भी तो होगी कुछ। बेटा कल की पीडीएफ अगर नहीं भी मिली है, इस पीडीएफ में कल वाला भी सब कुछ है, ठीक है। आज मिल जाएगी तो आप टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। वैसे तो डली होनी चाहिए थी, नहीं डली है तो मैं डलवा दूंगा आज ही। और ये इस पीडीएफ में कल वाला भी सारा कुछ है, बल्कि इसी को डलवाएंगे। इसमें मैंने कुछ थोड़े से चेंज भी किए हैं। साइबर अपराध की रोकथाम कैसे होगी? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये केवल उसके हिसाब से ही नहीं है, ये आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी। एक तो मजबूत बनाओ पासवर्ड। आप जो सोचते हो ना, अपना नाम लिख दिया और ईयर लिख दी, अपना नाम लिख दिया और डेट ऑफ बर्थ लिख दी, ठीक है, ABCDEFG लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया, ये सब बकवास पासवर्ड है। जो लोग बैठे होते हैं ना, वहां पर हो सकता है इन पासवर्ड को तोड़ने के लिए कई सारे लोग बैठे हों, और वो इन सबको पहले 2-3 मिनट में ही ट्राई कर लेते हैं जो आपसे संबंधित है। तो एक मजबूत पासवर्ड बनाएंगे तो साइबर अपराध की रोकथाम हो सकती है। सॉफ्टवेयर अद्यतन बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों आती है? आपने देखा होगा आपके फोन में जी सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया, क्या बदला? कुछ नहीं बदला, बहुत कुछ नहीं बदलता, बहुत मुश्किल से किसी सॉफ्टवेयर में कोई चीज बदलती है, पर उसमें जो कमी थी ना उसको सही करते रहते हैं ये लोग कि भाई पिछले बार हमारे जो सॉफ्टवेयर था ना उसमें ये नुकसान रह गया था, तो इसको ठीक कर लेते हैं। जैसे घर बना दिया भैया, घर बना, उधर से फिर बुआ आई, बुआ ने कहा अरे यार ये तो ठीक नहीं बनाया तुमने, देखो ये जंगला तो इतना छोटा सा है, इसको थोड़ा बड़ा करवा लो, तो जंगला बड़ा करवा दिया। फिर नौकरी पे एक चाचा थे, वो आए, अरे तुमने यार सीढ़ी कैसी बनवाई है, बहुत ऊंची सीढ़ी ऐसी है, थोड़ा इनमें एक एक ईंट और लगा दो, आसान हो जाएंगी सीढ़ियां। जैसे कमियां पता चलती रहती है ना, तो हमारा कई बार जो घर बनता है ना उसमें भी 1-2 साल तक छोटा मोटा काम होता रहता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट भी वही है कि भैया सॉफ्टवेयर अपडेट याद रखना है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना है अगर साइबर अपराध की रोकथाम करनी है तो, और मजबूत पासवर्ड रखना है। दूसरा, तीसरा नंबर पे एंटीवायरस जरूर रखो। एंटीवायरस क्यों? क्योंकि आपके जो दुश्मन है ना उनका पता लगाता रहेगा ये, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा भी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो आपकी कंप्यूटर की सारी जानकारी बाहर भेज रहा है, जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी रखना है। तो साइबर अपराध की रोकथाम के लिए पहले 3 कारण, पहले 3 हमने बताई हैं भैया जो साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जरूरी है, कि मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है, एंटीवायरस ध्यान रखना है आपके पास। ऑप्शन क्या आएगा? इनमें से कौन सी चीज साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जरूरी है? नंबर 1 बेटा, नंबर 1 पे आ जाएगा क्या भैया? नंबर 1 पे आ जाएगा
कि दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट, नंबर 2 मजबूत पासवर्ड, नंबर 3 सॉफ्टवेयर अपडेट, और नंबर 4 आ जाएगा बेटा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो बताओ कौन सा आएगा, कौन सा आएगा बेटा, जल्दी बताओ। तो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है, अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित करें और नियमित रूप से इसे क्या करें, इसको भी अपडेट करना है। इसके अलावा बेटा चौथी चीज है कि अगर आपको कोई भी डाउटफुल या सस्पिशियस ईमेल लग रहा है या लिंक लग रहा है, उसको मत खोलो। कोई भी सस्पिशियस ईमेल या लिंक, जैसे मैंने एक नियम बनाया हुआ है कि मेरे व्हाट्सएप पे अगर किसी भी नंबर से कोई ऐसी कॉल आएगी, वीडियो कॉल, जो नंबर मेरे में सेव नहीं है, तो वो किसी का भी हो मैं काट देता हूं। क्योंकि आजकल आपने देखा है बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं कि वीडियो कॉल आएगी, वीडियो कॉल जो आती है उसमें उधर से कुछ ऐसा उल्टा सीधा रहेगा और फिर वो ले लिया जाता है उसका स्क्रीनशॉट, उधर से वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि आपने ऐसे खोला। अभी एक कॉल आई, आपने ऐसे खोला सीधे सीधे, अब खोलते ही मान लो उधर कोई, जैसे बहुत सारा चल रहा है आजकल के, उधर कोई न्यूड लड़की है और इधर आपने खोला हुआ है। अब एक साथ उसका क्या ले लिया जाएगा, उसे कैप्चर कर लिया जाएगा स्क्रीन को उधर से। अब किसी को भी जब वो दिखाया जाएगा तो वो क्या सोचेगा, अरे ये ऐसे काम करता है। वो ये भी नहीं सोचेगा कि उसने बस कॉल उठाई थी, उसे सीधे ऐसे मिला। वो अपने बना लेगा राय, अच्छा, और इसी चीज का फायदा उठा के फिर उसे कॉल आती है, भाई इतने पैसे दे। तो कभी भी मैं किसी भी ऐसे फोन को, किसी भी ऐसी कॉल को, वैसे तो मुझे आदत ही नहीं है, मैं शायद साल में 1 या 2 वीडियो कॉल तब करता हूं, बस जब बच्चे अपने मामा के यहाँ जाते हैं ना तो बच्चे का कॉल कर लेना, तो उसके अलावा मैं वीडियो कॉल करता ही नहीं किसी से। पर अगर ऐसा है तो कम से कम जो आपके में सेव नंबर नहीं है उसकी वीडियो कॉल कभी मत उठाओ, वरना बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो संदिग्ध ईमेल या लिंक को नहीं खोलना है। और ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में सावधानी, यानी इनके भी पासवर्ड वगैरह बदलते रहना टाइम टू टाइम। ऑनलाइन कर रहे हो तो किसी को ओटीपी नहीं देना। ऑनलाइन के लिए कोई बोले मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूं, इस पे पेमेंट कर दो, मत करना। कोई कहे कि मैं तुम्हारे खाते में पैसे डलवा दूं, मत डलवाना। क्योंकि वो कोई कहेगा जी मैंने गलती से तुम्हारे खाते में पैसे गिरवा दिए हैं, ऐसा भी होता है। कोई कहेगा जी तुम्हारे खाते में मैंने पैसे गिरवा दिए हैं 50,000 गलती से। आप कहोगे नहीं जी 10,000 तो आए हैं, वो 40 भी आने होंगे और 40 भी आ जाएंगे थोड़ी देर में, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे जल्दी से 50,000 रुपए आप भेज दो, वो भी आ जाएंगे, हो गए ट्रांसफर। भैया बिल्कुल नहीं, तेरे 10,000 रुपए आए, कोई बात नहीं, दे देंगे हम, वो हमारे हैं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 50,000 जो 40 आए नहीं है उन्हें नहीं दूंगा मैं, जब आएंगे तो फिर उन्हें भी ले लियो। इस तरह की चीजें भी होती हैं, तो ध्यान रखना है। बहुत अलग अलग तरीके लोगों ने चोरी के शुरू कर दिए हैं, चोरी के शुरू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो साइबर अपराध की रोकथाम के लिए 5 चीज बहुत जरूरी है। मजबूत पासवर्ड, आपसे सवाल ऐसे ही आएगा कि इनमें से कौन सी विधि साइबर अपराध की रोकथाम में मदद करेगी। नंबर 1 बेटा मजबूत पासवर्ड, हाँ जी करेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट, हाँ जी करेगा मदद। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हाँ जी ये भी करेगा। ईमेल और लिंक जो सस्पिशियस है उन्हें हम ना खोलें तो हाँ जी ये भी मदद करेगा। और ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में हम सावधानी बरतें तो हाँ जी ये भी मदद करेगा। और निजी जानकारी की सुरक्षा बेटा उनके साथ शेयर मत करो जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। और नियमित बैकअप, बैकअप क्यों, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा है कि एक बिजनेस के सारी चीजें, भैया आपने एक पूरा रिकॉर्ड बनाया हुआ था किस आदमी पे आपके कितने उधार रुपए हैं, और वही किसी ने चुरा लिया। अब आपके पास है नहीं, आपकी 10 करोड़ की उधारी पड़ी है मार्केट में, पर आपको 1 रुपए की भी आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। अब जब वो आदमी जिसने चुराया है वो क्या कहेगा, भैया 2 करोड़ दे तो मैं तेरा डेटा दे देता हूं। अगर हमारे पास उसकी एक कॉपी होती, अगर बैकअप होता, तो भला हम क्यों देते उसे 2 करोड़ रुपए, पर क्योंकि 10 करोड़ का सवाल है तो वो 2 करोड़ रुपए हमें देने पड़ जाएंगे। इसलिए जो ये रेगुलर बैकअप है ये भी मदद करता है साइबर अपराधों को रोकने में। यानी ऐसे अपराध जब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा हो और आप उसका बैकअप नहीं रखते, तो जैसे ही कोई उस पर कब्जा कर लेगा फिर आपकी साथ भैया गई भैंस पानी में।
ठीक है, तो याद रखना है नियमित बैकअप। और बेटा साइबर अपराध की रोकथाम जो है, इसमें क्या करना है, एक साइबर सुरक्षा जागरूकता फैलानी बहुत जरूरी है, अवेयरनेस जरूर फैलानी चाहिए। और सुरक्षित नेटवर्क, फ्री वाईफाई मिलते ही काम शुरू मत करो। कुछ बैंकों की वेबसाइट तो ऐसी हैं कि वो आपके घर का भी वाईफाई होगा ना, उससे कनेक्ट होते ही वेबसाइट ही काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उससे 10 लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है उस वाईफाई का पासवर्ड किसी ने चोरी भी कर रखा हो, और चोरी कर रखा होगा तो हो सकता है वो आपका डेटा भी चुरा रहा हो, इसलिए वो केवल आपके मोबाइल के नेटवर्क पे ही काम करती हैं। ऐसी भी वेबसाइट है। तो यानी जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, बहुत सुरक्षित नेटवर्क। आजकल हमारी आदत हो गई है, रेलवे स्टेशन पे भी वाईफाई मिल रहा है तो कनेक्ट कर लिया भाई। 300-400 रुपए का एक्स्ट्रा डेटा का रिचार्ज करवा लिया करो महीना में, वो उतना महंगा नहीं पड़ेगा। अगर एक बार कुछ गड़बड़ हो गई ना उधर जो आप जाके कर रहे हो, जैसे हमने जूस जैकिंग देखी थी, आपने भैया क्या लगाया था, केवल चार्जर लगाया था रेलवे स्टेशन पे, और आपकी सारी फाइलें चली गई थी वहां पे, सारे आपके फोटो चले गए, सब कुछ चला गया। और उसके बाद क्या कर रहा है वो भैया, वो कर रहा है आपको ब्लैकमेल। तो इसीलिए सुरक्षित नेटवर्क का प्रयोग करना इसके लिए बहुत जरूरी है। और रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट, फोन को अपडेट तो करना ही है, सिक्योरिटी अपडेट भी अलग से आते हैं, वो भी करना है बेटा, वो भी करना है। ठीक है, तो ये है। फिर अब लास्ट एक इसका पार्ट रहेगा कल के लिए। समझ में आ रही है चीजें? कल इसमें क्वेश्चन है बेटा, कल इसमें क्वेश्चन है और थोड़ा सा मटेरियल है बस। और ये वाली जो पीडीएफ है मैं पहली 2 क्लास में डलवा दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा मटेरियल है, मैंने इसमें चीजें डाल दी हैं। धीरे धीरे आराम से। हाँ, आपका सवाल रहता है कि भैया कोर्स कब तक होगा, तो आपका है सिलेबस कब तक। मैंने बताया हुआ भैया जनवरी का टाइम तो मुझे चाहिए, जनवरी लास्ट। ठीक है, क्योंकि मैं आपके बैच में बहुत भागने की मूड में नहीं हूं, धीरे धीरे हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, पीवाईक्यू और क्वेश्चन इसमें रहेंगे बेटा, कल रहेंगे, कल रहेंगे। ठीक है, तो ये हम इसके लास्ट तक करवा देंगे। बाकी साथ साथ में जिस बच्चे को लग रहा हो कि मुझे तो टाइम मिल जाता है, पीछे का रिवीजन करते रहो। ठीक है, पीछे का। प्रयाग जी थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है इसको, थोड़ा सा। जिसने कल भी क्लास ली होगी ना, तो ध्यान रखना है, उसे बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा, क्योंकि उसने चीजों को कल भी समझ लिया और आज भी समझ लिया। ठीक है, पर आपके लिए नया टॉपिक है, आपने बाकियों की तरह इसको पहले नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसका बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।